हेलो बच्चों, ये वीडियो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक जानकारी जो पहले पार्ट में देखा है उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर करेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इस बात में है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित ग्राफ समझ पाएँ, उस ग्राफ के आधार पर सवाल निकाल पाएँ, प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ तथा उसको गहराई से समझ सकें। जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आत्मसात करना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये पहला सवाल देखते हैं। इसमें देखें, इसमें कह रहा है ये फंक्शंस दिए हुए हैं, है ना। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट नंबर 1 पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। Given the period of each of the periodic motion is omega, is the any positive constant। यहाँ बोला ओमेगा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये फंक्शन दिया है। पहला फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी। तो इसको देखते हैं कि ये पीरियोडिक नेचर का है कि नहीं। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होने के लिए देखो क्राइटेरियन ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक होने का क्राइटेरिया क्या है? वो ये है, यदि कोई फंक्शन मान लो टी का कोई फंक्शन है, ये फंक्शन पीरियोडिक तब कहा जाएगा जब एक समय के बाद रिपीट हो। टी प्लस ये टाइम पीरियड टी के बाद वो फिर उसकी वैल्यू एफ टी हो जाए। ठीक है ना, ये इसकी क्राइटेरिया है। अब ये देखो साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी, इस फंक्शन को देखते हैं कि क्या ये रिपीटेड फंक्शन है क्या। तो ये पहला वाला लो, पहला वाला क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इस फंक्शन को विचार करना। लेकिन इस फंक्शन को करने के लिए बजाय हम लोग एक दूसरा फंक्शन लेते हैं। देखो एफ एक्स जो है, हम इसका एक जनरल फॉर्म कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये इसी का जनरल फॉर्म है। हम ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। ये जो फंक्शन एफ एक्स है उसको हम बताएंगे कि पीरियोडिक है। कैसे? अब एक काम करते हैं, इसमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं और भाग भी दे देंगे। तो ये हो जाएगा ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक, प्लस बी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये आप इस रूप में हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ाएं, इसी फंक्शन पर वर्क करें तो ये हो जाएगा। अब एक काम और थोड़ा सा करते हैं कि यदि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं tan फाई इक्वल टू tan फाई बराबर बी बाई ए, ये हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये एंगल हो गया फाई, है ना, तो इसका लंब हो गया बी, यानी ये परपेंडिकुलर बी हो गया और इसका बेस हो गया ए। ठीक है ना, और ये डायगोनल हो गया, ये जो हाइपोटेनियस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि कॉस फाई कितना हो गया? बी बाई
नहीं, ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और साइन फाई कितना हो गया, ए बटा, ए है कि बी, साइन बी है ना, तो बी साइन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया ना। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, और यहाँ हो जाएगा, देखो ये हो गया कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो फंक्शन हो गया क्या है, ये फंक्शन हो गया एक साइन फंक्शन होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के लॉजिक पर हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, जो ये फंक्शन 1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं √2, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस π/4, 1/√2 का π/4 होता है। तो ये लिया साइन 1/√2 आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो √2 आएगा इस मामले में। तो ये हो गया, है ना। तो ये फंक्शन बेसिकली ये है, ऐसा है। तो इसको आप लिख सकते हो √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है ना। तो ये फंक्शन पीरियोडिक क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन है साइन ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी साइन 4 ओमेगा टी, उसकी बात करते हैं। दूसरा फंक्शन है f2, इसकी हम बात करते हैं। तो ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, और 4 है 4 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, ये है ना। ये क्या है, ये बेसिकली ये फंक्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा। तो इसका एक का यदि टाइम पीरियड, मान लो एक का टाइम पीरियड टी है, पहले वाले का, इसका टाइम पीरियड टी है, ये कितना होगा 2π/ओमेगा। तो इसका टाइम पीरियड होगा t/2, इसका टाइम पीरियड होगा t/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, इसको टुकड़े कर देते हैं, ये t/2 हो गया, ये t/4 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है, पहला फंक्शन देखो, पहला फंक्शन का तो ग्राफ आपका ये इस तरह का बनेगा, ठीक, साइन फंक्शन सीधे। दूसरे फंक्शन का ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे ही, एम्पलीट्यूड एक ही जाएगा, ये इतना, और इसी तरह ये ऐसे हो जाएगा। तीसरा वाला फंक्शन t/4 है उसका वो, तो ये जो है ये ऐसे जाएगा, ये 4 बार रिपीट हो, एम्पलीट्यूड समान है, हमारा बना ठीक से नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ देख लिया आपने कि इस फंक्शन का, ये फंक्शन है ना, टी टाइम में
रिपीट हो रहा है ना। द टोटल सम सम फंक्शन इज रिपीटिंग। ये रिपीटिंग आफ्टर टाइम t, ठीक है ना। इसको अच्छा हो कि अलग अलग बनाते हैं सभी का। देखो पहला फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन जो हो गया ये t हो गया, है ना। इसका क्या है, साइन ओमेगा t है, और ये t टाइम, ठीक है, ये x हो गया। दूसरा वाला फंक्शन है इतने ही t टाइम के बाद, t टाइम में ये 2 बार रिपीट हुआ है। ये कर रहा है नहीं, ये ग्राफ है साइन 4 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, है ना। और एक दूसरा वाला जो फंक्शन है 2 ओमेगा वाला, ये ऐसा है। इसी टी समय के अंदर ये t/2 में पूरा चक्र पूरा कर लेता है ना, यही है, ये साइन 2 ओमेगा का ही है, ठीक। ये क्या है, ये साइन 2 ओमेगा का ही, और ये जो है ये t/2 और t, और ये t/4 है, ऐसा कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसका पीरियोडिक टाइम क्या है, t/4 है। t/4 में पूरा पूरा ही चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है ये कुछ कुछ ऐसा है। ये ठीक है ना, ये क्या हो गया, साइन 4 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है, देखो एक का टाइम पीरियड कितना है, टी है, दूसरे का t/2 है, तीसरे का t/4 है। इनका सबका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बन गया t। तो ये पूरा फंक्शन t टाइम के बाद रिपीट करेगा, ठीक है ना। और केवल यही बात नहीं है, ये ऐसा कोई भी फंक्शन जो f(x) इस तरह से दिया हुआ होगा, सिग्मा, है ना, साइन n ओमेगा t, n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा है कॉस n ओमेगा t, इन दोनों का जोड़, और ऐसे सभी का जोड़ कर दो n पे, सारे n पे इनको जोड़ कर दो। इस तरह से कोई भी फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन बनता है। ये फंक्शन है f(x), यदि इस तरह का हो तो वो पीरियोडिक होगा। ये इसको साबित किया था फूरिये ने, पीरियोडिक, है ना। इसको फूरिये सीरीज कहते हैं, और जो फूरिये सीरीज जो होता है कोई ना कोई पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है ना। यदि आपसे ये इसे पूछते हैं कि यदि ये फंक्शन है ना, और साइन फंक्शनों का जोड़ है, साइन या कोसाइन, कॉस 5 ओमेगा टी प्लस साइन 10 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 4 ओमेगा टी, इस तरह का फंक्शन कुछ भी दे दिया, क्या ये पीरियोडिक है? तो इसका फूरिये के आधार पर आप कह सकते हो कि यस पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। इसका कोई भी सम होगा, कितना भी होगा, वो पीरियोडिक है ना। सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल रहे,
या हार्मोनिक फंक्शन, ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक तो होगा, हार्मोनिक के बारे में अभी हम नहीं कुछ बता सकते। ठीक है, हार्मोनिक के लिए टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए ना, तो ये सारे जोड़कर टू एंड फ्रो मोशन बनेंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, कई बार नहीं भी बनते, है ना। ये फूरियर सीरीज जो है, इसको इंडिविजुअल को हमें चेक करना पड़ेगा। फूरियर का कहना सिर्फ इतना ही है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा उसको साइन और कोसाइन फंक्शन के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यदि इस तरह का कोई फंक्शन है, ऐसे ये ऐसा फंक्शन, पहले ये जीरो आया नहीं, इसको ऐसा मान लेता हूँ, ये फंक्शन है जीरो ऐसा है, साटूथ फंक्शन है, तो ये भी तो फूरियर इसको बना लेगा। ये एफ एक्स है और ये टाइम है, ठीक है ना। ये साटूथ फंक्शन कहते हैं इसको, साटूथ आरे के दांत की तरह का ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है, जीरो हो रहा है बढ़ता है, फिर जीरो हो रहा है फिर बढ़ता है, जीरो होता है बढ़ता है। तो ये फंक्शन पीरियाडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, लेकिन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज ऐसे बन सकती है। तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक के लिए भी इसको टू एंड फ्रो मोशन आना पड़ेगा ना, एक पॉइंट के लिए दाएं और दूसरे के बाएं जाना पड़ेगा। तो ये जो है, तो ये फंक्शन क्या है, पक्के रूप से कह सकते हैं कि पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ठीक है ना। पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है, चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल को, है ना। इसका कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो ये हार्मोनिक तो नहीं है ना, इन जनरल हार्मोनिक नहीं है, इंडिविजुअल कोई होगा तो उसको देखना पड़ेगा कि हार्मोनिक है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट ये, अब ये दो फंक्शन बचे हैं, ई पर माइनस ओमेगा टी, इसको चेक करते हैं। इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन एफ एक्स जो दिया है तीसरा, ये क्या दिया है, ई पर माइनस ओमेगा टी, है ना। इस फंक्शन का ग्राफ देखो क्या बनता है, ये है, जब टी इनफाइनाइट होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसा लिखोगे, एक बटा ए पर ओमेगा टी, ऐसा। जब टी इनफाइनाइट हो जाए तो ये नीचे वाला टर्म जो है इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट होगा तो एक बटा ये जीरो हो जाएगा, है ना। और जब टी जीरो होगा तो इसका मान एक हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा तो ई पर जीरो घात एक होता है, तो एक हो गया। तो ये फंक्शन इस साइड में तो ऐसा होगा, ये है ना, ये जीरो की ओर बढ़ता है ये टी के लिए, और इनफाइनाइट पर जब टी जो है माइनस इन्फिनिट हो जाए तो ये फंक्शन ये ऐसा हो जाए, इन्फिनिट की हो जाता है। तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये फंक्शन में क्या खासियत है, देखो ये फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, क्या है, नॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, ये नॉट पीरियोडिक कर दो। तो दूसरा फंक्शन है क्या, लॉग फंक्शन दिया हुआ था, वो लॉग फंक्शन क्या है, तो क्या फंक्शन का नाम है, ये लॉग ओमेगा टी है। ये भ्रम पैदा कर रहा है, ये कह रहे हैं लॉग ओमेगा टी डाल करके ये सोच रहा है कि बच्चे इसको पीरियोडिक बना देंगे। इस फंक्शन को देखो, ये क्या है, कोई भी फंक्शन लॉग फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ होता है
लॉग फंक्शन log 1 हमेशा 0 होता है ना। ये टी का टी लो, log 1 जो है 0 होता है ना। तो और ये log इन्फिनिटी इन्फिनिट होता है। तो ये log फंक्शन कुछ ऐसे जाता है, स्लो जाता है लेकिन जाता है, और फिर ये ऐसे इन्फिनिट होता है। ये क्या फंक्शन का नाम है? लॉग या एल है, कुछ भी कहो, ई पर या किसी भी बेस पर चलेगा, सबका नेचर एक ही होता है, ओमेगा टी। लेकिन हम बेस ई पर लिए हैं, है ना। ये बेस ई पर है। अब इसका यदि बेस 1 से छोटा होगा तो स्थिति बदलती है, ठीक है ना। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी ये प्रॉपर बेस है, या तो ये 10 के बेस पर लो या ई के बेस पर खींच रहे हैं, तो उसका नेचर कुछ ऐसा होगा। तो ये कितना है, ये भी फंक्शन देख रहे हैं, ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है ना। ये स्टार्ट हुआ और ये बढ़ता चला गया, फिर लौट कर नहीं आता, रिपीट नहीं होता, तो ये भी नॉट रिपीटिंग है ना, नॉट रिपीटिंग, तो नॉट पीरियोडिक। तो ये फंक्शन है। अच्छा, ये दूसरे कुछ और फंक्शन देखते हैं। हम लोग दूसरे कुछ और फंक्शन ले लेते हैं। वह ये है, देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी का मॉडुलस। ये फंक्शन की क्या खासियत है? ये फंक्शन जो है साइन का मॉडुलस है। ये मान लो इसका टाइम पीरियड टी है, तो ये जो है ये साइन फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि ये जो फंक्शन निगेटिव हो रहा था ना, उसको भी ये पॉजिटिव कर दिया है। साइन फंक्शन का ये ग्राफ है, ये मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस ने इसके निगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव कर दिया, तो इसकी वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डबल हो गई है, ठीक है ना। तो ये डबल है, और इसका टाइम पीरियड जो है टी, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड ये पाई बाई ओमेगा हो गया, है ना। 2 पाई बाई ओमेगा के बजाय ये टाइम पीरियड आधा हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यदि इसी को कहें लॉग साइन ओमेगा टी कर दो, ऐसा, है ना। क्या ये पीरियोडिक है? तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि इतने का ही लॉग लेना है, वो बार बार बढ़ता है, बार बार घटता है, तो ये क्या होगा, ये पीरियोडिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, बस ये चेक करना है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये अगला सवाल ये है, इसमें ये कह रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चेक करिए, और पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें चेक करते हैं। ये देखो, ये जो ग्राफ है पहला, एफ एक्स जिसको बनाया है एक, ये क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये माइनस है, बस पीछे वाले फंक्शन जैसे ही है, इसका √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4, इसको आप लिख सकते हो, ये इसी का एक्सपेंशन है। तो ये फंक्शन क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको जानते हो, सिंपल हार्मोनिक ये मोशन, है ना। फिर तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं,
ये करना है द फंक्शन टाइम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। दूसरा ये देखो, दूसरा वाला जो है वो एफ एक्स जो दिया है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। इसको हम कुछ ऐसे जमा लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1/2 कर दो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कर दो। क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो अब एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, इसका मीन पोजीशन जो है ये पीरियोडिक तो है। देखो ये फंक्शन पीरियोडिक है, 1/2 माइनस 1/2 साइन कॉस 2 ओमेगा टी। ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये पार्ट। लेकिन ये क्या है, एफ एक्स और ये जो है वो शिफ्टेड है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन इसका मीन पोजीशन क्या है, शिफ्ट हो गया है। कहाँ पहुँच गया, 1/2 पर। अब इसका जो ग्राफ बनाओ इस वाले फंक्शन का बाद वाले का, तो ये जो ग्राफ है ये 1/2 पर शिफ्ट हो गया और ये पीरियड ऐसा हो गया है ना, ये एफ एक्स ये हो गया और ये टी हो गया। तो और ये जीरो यहाँ ओरिजिन ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इस चीज़ को, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन इसको कहते हैं शिफ्टेड मीन पोजीशन। शिफ्टेड मीन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो ये है इसका मीन पोजीशन बदल गया है पर ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका रेस्ट पोजीशन जो है बदल गया है, हाफ पर पहुंच गया, ठीक है। ये अगला सवाल है, ये सवाल अच्छा सवाल है। और ये जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है उस इक्वेशन का उपयोग करते हुए टाइम निकालना है कि कब किस दूरी कितना दूर चलेगा तो किस समय पहुंचेगा, है ना। तो ये देखो इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि एक वेव फंक्शन है। ये बोल क्या रहा है, देखो ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए and time period t. Time required to it by it to travel from a to x equal to a to a by 2, कितना टाइम लगेगा। तो इस फंक्शन को आप देखो कि ये जो फंक्शन है, मान लो हम लोग सबसे आसान फंक्शन लेते हैं जो शुरू का ही, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस फंक्शन को ले लो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि a/2 पर कब पहुंचेगा और a पर कब पहुंचेगा और उन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अब आपको टाइम निकालना भी आ जाएगा। तो पहले ये देखो, ये फंक्शन है तो इसको जब ये फंक्शन a पर आएगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू a हो जाएगी, है ना। और ये जो है a साइन ओमेगा टी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड, तो इसको ओमेगा को बदल देते हैं, a साइन 2π/t टाइम पीरियड में कर दिया और इसमें t कर दिया। a से देखो a कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट हो गया 1 इक्वल टू साइन 2πt/t, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होगा। साइन तो रिपीटिंग फंक्शन होता है ना।
तो इसके कई टी के कई सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन हम पहला सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हो गया कि 2πt बटा टी इक्वल टू, ये कब होगा, वो π/2 को होगा। ठीक है ना। इससे क्या निकला, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू t/4। ये है, हो क्या रहा है, देखो ये मीन पोजीशन ओ है, ये ए है। तो ये कह रहा है कि ए मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट ये है, इसका मान लो इसका नाम बी हमने कह दिया। ठीक है ना। बी पर पहुंचने में इसको कितना टाइम लिया, t/4। ठीक है ना। यहाँ से चला और इधर जा रहा है, तो t/4 टाइम बाद ए पर, ये बी पर पहुंच जाएगा। यानी अब कितनी दूर पहुंच जाएगा, ए दूरी पर पहुंच जाएगा। यहाँ से ओ से ए दूर पहुंच जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, ये इतना सा हो गया पहला। दूसरी बात अब ये कह रहे हैं a/2 पर, देखो यहाँ से चला तो ये सी पॉइंट पर जो a/2 दूरी पे है, वहाँ हम टाइम निकालेंगे कितना देर में पहुँचेगा। तो अब ये निकालते हैं, देखो a/2 इक्वल टू a sin 2πt बाई कैपिटल टी। ठीक, ए से कैंसिल हो गया, तो अब ये हो गया sin 2πt बाई टी, है ना, इक्वल टू हाफ। तो इससे ये निकला कि 2πt बाई टी इक्वल टू n पाई प्लस -1/n। साइन फंक्शन का जनरल फार्मूला ऐसे ही होता है। और π/6, हाफ का साइन हाफ जो होता है π/6 पे होता है। π/6 मैंने 30 डिग्री। ठीक, अब ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसके हम देखो दो सोल्यूशन हमें चाहिए। पहला तो ये कि जब ये सी से गुजर रहा है, ए की ओर जा रहा है, और जब ए से लौट रहा है, ओ की ओर जा रहा है, तब ये दोनों के लिए t1 और t2 टाइम हमें निकालना है। हाँ, ये निकाल करके हम लोग चेक करते हैं। तो देखो पहला t1 है जब जा रहा होता है, तो अब वो क्या होगा, पहला n इक्वल टू 0 पर होगा, तो ये हो गया π/6। π/6 नहीं हुआ, ये t/12 हुआ। ये इससे हल करो ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2t स्मॉल t बाई टी इक्वल टू n माइनस, और ये हो गया 1/-1/n, 1/6। तो ये इसको हल करेंगे और t2 लो, तो t2 लेते हैं तो ये कितना बनता है, t2 हो गया n इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 माइनस 1/6 और t/2। तो ये कितना हो गया, 5/6, 5/12। ठीक, ठीक, ये क्या हो गया, 5/12 टी हो गया, और ये हो गया t/12। और यहाँ पहुँचा t/4 पर, ए पर पहुँचा, तो इसको कहते हैं 3t/12। देख, अब इसको, इस रिजल्ट को अब ठीक से समझते हैं। देख, पहला ये ऊपर था, ये ऐसा, अब इधर जा रहा था, पहले शुरुआत इधर से कर रहा है, और ये बी पोजीशन पे पहुंचा। दूरी कितनी है, ए पे, ओ से ए की दूरी पे। फिर ये बीच का पॉइंट a/2 है, वो सी पॉइंट है, और सी पॉइंट की दूरी वो से इतनी कितनी, a/2। ठीक है ना। तो अब बी पर पहुंच रहा है t/4 पे, ये दैट इज 3t/12 पे। ठीक है, ये सी पर पहुंच रहा है कब, t/6 पर, जब ये गुजर रहा है, पहली बार गुजरा था, और जब ये लौट रहा है तो 5t/12 पर आ रहा है। ठीक है ना, इसको भी हम कह रहे थे 2t/12 कर दो। ठीक है,
तो हमने थोड़ी सी गलत लिख दिया, ये t/6 नहीं है, ये t/12 था, है ना। ये जो टाइम है A2 पर पहली बार पहुंचने में टाइम जो है वो t/6 हमारा निकला भी है, t/12, ठीक है ना, t/12। ये C पर पहली बार पहुंचा और लौटा 5 t/12 पे। अब देखो यहाँ से C से B तक जाने में कितना टाइम लिया, देखो 2t/12, 2t/12 लिया ना, तो t/12 पे यहाँ था और 3t/12 पे यहाँ पहुँच गया B पे, तो ये डेल्टा t फ्रॉम C टू B, ये कितना लिया 2t/12। अच्छा, जब B से C तक आया तो वो कितना हो गया, डेल्टा t B टू C। तो देखो 3t/12 पे यहाँ था, 5t/12 पे हो गया, 5t/12 माइनस 3t/12, ये हो गया, ये भी 2t/12। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि C से B तक जाने में जो टाइम ले रहा है, B से C तक लौटने में उतना ही टाइम ले रहा है। यह लगता है कंजर्वेटिव सिस्टम जैसे ये काम कर रहा है पूरा, ठीक है ना। तो मतलब वो हर बार वो अपनी स्पीड, वेलोसिटी और अपना फीचर सब रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ। अब इनको चाहिए क्या कि ये पूछ रहे हैं क्या कि टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम A टू A/2, ये चाहिए। और ये A2 मतलब ये B से A/2 तक जाने में सवाल इतनी है, कितना टाइम लिया, तो देखो डेल्टा t लगा, है ना, t A टू A/2 जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, 2t/12 लग रहा है। ये कितना है, t/6, ठीक ना। तो एक्चुअली हम लोग इस सवाल को इनलार्ज कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ये दिखाने के लिए कि ये जो है ये जो बॉडी है जो मूव कर रहा है, तो ये जाने में इस एक और जाने में जो समय लेता है, लौट कर आने में उतना ही टाइम लेता है ना। और ये किसी भी दो पॉइंट के लिए सही है, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी का इसका ये फायदा है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन वो है, ठीक है, ओ से चला, ये बी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला टाइम में वो ए दूरी पे है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहुँचा कितना, t/4 पे। और जब ये आधी दूरी A/2 पर पहुँचना है, ये C पॉइंट है A/2, तो जब जा रहा था तो वो कितना पहुँचा, वो पीछे हम लोगों ने निकाल तो लिया है, एक t/12 पर और एक 5t/12 पर। तो ये जाते समय ये t/12 पर पहुँचा, है ना, ये t1 = t/12। और जब लौट रहा था वहाँ से ऐसे गया और फिर लौट कर आया, तो उसका हो गया 5t/12, ठीक है। तो ये t2 है। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखो, उसमें कहा कि डेल्टा t कहाँ से, C से B में जाने का, ये कितना टाइम लगा, देखो t/4 माइनस t/12, t/4 को हम 3t/12 करेंगे, माइनस ये t है, t/12, ये हो गया 2t/12, ये वाला 2t/12, यानी C से B तक जाने में 2t/12 समय लगा। अब लौटने में कितना होगा, डेल्टा t B से C तक आने में उसको कितना समय लगा, देखो 5t/12 वो था,
और t/4 को हमने कर दिया था 3t/12, 3t/12 कर लिया है ना। तो इसमें डेल्टा टी कितना लगा, ये भी 2t/12, ठीक है ना। ये सिस्टम में एक बात आप देख रहे हो कि ए से बी तक, बी की ओर जाने में जो समय लग रहा है, बी से सी तक आने में भी उतना ही समय लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, ओ से a/2, ओ से क्या सी, सॉरी, ओ से सी तक जाने में डेल्टा टी कितना लग रहा है, ये लग रहा है t/6, t/6 नहीं लग रहा है, t/12 लग रहा है। ये जो यहाँ से ओ से सी तक पहुँचने में इसको t/12 समय लग रहा है, जबकि सी से बी पहुँचने में उसको 2t/12 लग रहा है। यानी डेल्टा टी सी से बी पहुँचने में, मैंने जबकि दूरी उतनी ही चला, ये a/2 दूरी ही चला इधर भी, और a/2 दूरी इधर भी चला, तो उसमें कितना लगा, 2t/12 लग रहा है, यानी डबल। इसमें जितना ओ से ए तक, a/2 तक जाने में जो समय लग रहा है, उसका दूना समय कितना सी से बी तक जाने में लग रहा है, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि ये जो आपका पेंडुलम है, सबसे ज़्यादा समय, माने सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक समय, दूना समय ये a/2 से लेकर के a के बीच में बिताता है ना। जबकि उसका जितना समय ये लगता है, उसका आधा ही समय ये ओ से, माने 0 से a/2 के बीच में लगता है, ठीक है ना। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है उसको आप ढूंढने जाओ तो सबसे ज़्यादा मिलने की प्रवृत्ति कहाँ होगी, यहाँ a/2 से a के बीच में, मतलब c से b के बीच में मिलने की टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी डबल है, और इधर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, आधी है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल बनता है। फिर दूसरी जो ये सवाल है, इसका उत्तर बताओ। ये पूछ रहे हैं क्या, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू x/a/2, तो ये कितना आएगा, 2t/12 आया ना, अभी तो निकाला, तो इसका हो गया t/6, तो ये t/6 ये आंसर हुआ। इसी तरह ये टाइम और x के बीच के जो रिलेशंस हैं वो हम लोग निकालते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखें, ये x इक्वल टू पॉइंट, तो x का जो सोल्यूशन हुआ है यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो गया -0.16 cos πt हो गया, ठीक है। ये इसका ये हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.16 cos πt प्लस पाई, ठीक है ना। इसमें पाई फेस डिफरेंस से आ रहा है, इसमें जो भी है फिर ये, तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ ये भी दिया है, तो ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये ऐसे आप हम लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल है, इसके संबंध में एक बात और भी ध्यान दे लेनी चाहिए कि ये जब ना x इक्वल टू 0 से प्रोजेक्ट किया जाता है t इक्वल टू 0 पर, है ना, तब ये जो फंक्शन आता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी आता है, ठीक है ना। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है।
और जब x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a रहता है और t इक्वल टू 0 पे और वो वेलोसिटी रेस्ट होनी चाहिए, है ना, v इक्वल टू 0 हो, तो फिर वो जो फंक्शंस आता है, ये इसका जो सोल्यूशन वो हो गया a cos ओमेगा t आता है। ठीक है ना, ये चीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग सीधे कोसाइन फंक्शन लिखते हैं, एक्स इक्वल टू a cos ओमेगा t लिखते हैं और बाकी चीज़ें खुद अपने जगह पर रख लेते हैं। ठीक है, ये अगला सवाल लीजिए। ये अगला सवाल में अगला सवाल लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई t प्लस 0.05। ठीक है ना, इसको हम t डैश कर देते हैं और t डैश इक्वल टू t प्लस 0.05। इससे बस ये है कि टाइम नापने का ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 साइन, ये 100 है, 100 पाई टी डैश, है ना, ये टी भी एक टाइम ही है। अब इसे कंपेयर करिए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे मिलाइए, ये +5 ही कर लो, इससे आप कंपेयर करिए तो a बराबर कितना हो गया 0.01। ठीक, अब ये देखो ओमेगा बराबर कितना हो गया, ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई। ये कितना होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है ना, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है आवर्तकाल। पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू 2/100 हो गया, ये हो गया 0.02 सेकेंड। ठीक है ना, 0.02 सेकेंड इसकी वैल्यू होगी। मैंने इस एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना, कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसके आधार पर उसके जो पैरामीटर्स हैं, फाई, ओमेगा, एम्पलीट्यूड, है ना, हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये अगला ये दे रहा है कि ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये और ये, इनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ। देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा हो गया, ये दिया है पहला। दूसरा क्या दिया है, x इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा दिया है। देखो यहाँ कॉस दिया है, यहाँ साइन है, इसको साइन में बदल लेते हैं, कॉस को बी कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस तरह हमने चेंज करना है। चेंज करते समय ये ध्यान रखो ओमेगा टी पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का फेस डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा, ये जो फेस एंगल है उनका घटाना है, तो देखो वो कितना हो गया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक, माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये घटा दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, मिल गया पाई बाई 2। फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाई 2। वैसे भी देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस रहता है। ठीक है ना, ये डेल्टा फाई जो रहती है ये पाई बाई 2 का रहता ही रहता है। अगला ये पार्टिकल जो है 3D में सिंपल हार्मोनिक मोशन या कुछ मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है, ये ऐसा कुछ मोशन कर रहा है।
ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी बताओ, तो एक्स वाई जेड ये सिंपल आर का है, आर डी आर बाई डी टी निकाल दो, ये आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो एक्स डॉट क्या होगा, यानी डी एक्स बाई डी टी, ये क्या होगी, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, वो कितना हो गया, डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा, ये इसका हम करेंगे ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। और कास का तो ये माइनस हो गया, वी वाई देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा कास ओमेगा टी हो गया, जेड का करो वी जेड डी जेड बाई डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन टाइम के सापेक्ष हो रहा, तो ये हो गया ए ओमेगा, ठीक। वी एक्स वी वाई वी जेड निकल गया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनको देखो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थी ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दो का हो गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी v बराबर कितना हो गया, √2a ओमेगा, ठीक है, √2a ओमेगा ये हो गया, ठीक। आगे बढ़े, ये कह रहा है कि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जब ये 2a/3 पर आया तो उसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, ठीक है ना। अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए अब क्या करोगे, देखो अब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट रेडिएशन आप जानते हो क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ओमेगा इसमें भी रहेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, है ना। वो फॉर्मूला है बेसिकली ये था कि बी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको वो करना है। तो अब ये देखो दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब x की वैल्यू दिया हुआ है 2/3, तो ये 4/9 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसको घटाओ तो ये हो गया 5/9 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर इतनी होगी, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी को, नई वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, उसके 3 गुनी कर लेते हैं, तो यहाँ v बराबर हो गया √5 ए ओमेगा बटा 3, पहले इतनी थी, अब इस पॉइंट पर जाया तो पहले वेलोसिटी इतनी थी, 1 थी, अब नई वेलोसिटी v डैश क्या कर दिया, 3 गुनी कर दिया, 3v कर दिया, तो ये हो गया √5 ए ओमेगा हो गया, देखो 3 इधर चला गया तो √5 ए ओमेगा हो गया कि नहीं, ये हो गया दूसरा, ठीक। अब नया, अब एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, है ना, अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, अब नया एम्पलीट्यूड मान लो ए डैश हो गया, लेट न्यू एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इक्वल टू ए डैश, ठीक। चलते हैं, तो अब वो वेलोसिटी हो गई वी डैश, तो वी डैश स्क्वायर क्या हो गया, 5a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक। अब उसी में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, नया एम्पलीट्यूड बन गया, ओमेगा स्क्वायर वही रहा, अब x जो है 4/9 ही रहा, x 2/3 को स्क्वायर करो, 4/9 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए डैश निकालना है हमें, ओमेगा से ओमेगा सब कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये ए डैश स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर प्लस 4/9 ए स्क्वायर, उधर से पक्षांतर होकर आया, तो कुल मिलकर ये हो गया 49/9
ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ ए डैश बराबर हो गया 7/3 ए। क्या हो गया? 7/3 ए हो गया। ये अब एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया, ये उत्तर ये हो गया, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला ये पूछ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं कि एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3 पर बताओ। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के आधार पर टाइम पीरियड देखो क्या होता है, टी बराबर 8 सेकेंड, देख रहे हो। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ रेस्ट पोजीशन यहाँ पहुँचा, तो टी इक्वल टू 8 सेकेंड। ग्राफ देख करके ही पता होना चाहिए टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड हो गया। अब क्या चाहिए? ये साइनोसाइडल ग्राफ है, तो x इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड दिया है 1, एम्पलीट्यूड दिया है 1, तो साइन ओमेगा 2π/t, ओमेगा हो गया 2π/8 टी, ओमेगा टी, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 है, क्या है ये? फेज डिफरेंस 0 है। ग्राफ देखो, ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, फेज डिफरेंस 0 है, तो इतना हो गया। तो मतलब ये हुआ कि साइन π/4t, π/4t हो गया, ठीक है ना। ये x ये हो गया। अब क्या चाहिए? x की वैल्यू, x यहाँ से मिल गया 1 नंबर से, तो अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए जो होता है -ω² x होता है, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या, और वो भी कब चाहिए? 4/3 पर, ठीक है ना। तो अब आपको 4/3 पे x भी चाहिए, तो x 4/3, t इक्वल टू 4/3 पे चाहिए। वो कितना होगा? साइन π/4 इंटू 4/3, 4/3 से 4 कट गया, π/3, π/3 मैंने साइन π/3 60 डिग्री, a √3/2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर √3/2 हो गया। ओमेगा कितना दिया? ओमेगा आपने निकाल दिया 2π/8, तो ये हो गया π/4, ठीक। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर π/4 का स्क्वायर, है ना। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये है, ठीक। वहाँ से लिया ओमेगा स्क्वायर x हो गया और √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया π² √3 और 16 दूना 32 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया π² √3/32, और ये जो है माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है। माइनस π² √3/32, ये तो आ रहा है, ये डी उत्तर में, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना x जो है वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये एक्सेलरेशन जो है अपने चिन्ह के साथ आया है, ठीक है। अगला सवाल लगाएं। ये सवाल दिया, ये पूछ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ और टाइम पीरियड बताओ। ये एक्सप्रेशन दिया, मोशन इतना है, तो इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताओ। वो कैसे करोगे? वैसे हम लोग कर चुके हैं इसको, y इक्वल टू 5 साइन 3πt, ठीक, प्लस √3, ये 5 सबके बाहर है, √3 cos 3πt, ठीक है ना। यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल टू 3π है, देव, ठीक है भाई। अब ये एंगल दोनों के समान है। अब ये क्या करो, 1/2, ये क्या करते हैं,
किससे भाग देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से गुणा कर देते हैं और भाग देते हैं। और ये वैल्यू कितनी हो गई अंदर वाले की, ये 1+3 √3 का स्क्वायर, ये रूट, तो ये हो गया 2, 3 1 4 2 हो गया ना। तो ये 2 का इसमें भाग दे दिया, 2 का इसमें भाग दे दिया और 2 का इधर गुणा कर दिया, 2 गुणित 5, ये हो गया 10। ठीक है, तो 1/2 साइन कॉस 1/2 60 डिग्री होता है, तो कॉस π/6 साइन 3πt प्लस √3 साइन π/6 कॉस 3πt। ठीक है ना। अब इनको हल करो, 10 साइन 3πt प्लस π/6। ठीक है ना। ये तो अब ये देखो फेस डिफरेंस हो गया π/6। ठीक, एम्पलीट्यूड हो गया 10। चाहिए क्या, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड तो इसमें कोई फ़र्क होता नहीं है, ओमेगा इसका बदल नहीं रहा। देखो ओमेगा अब भी वही ओमेगा ही रहा। तो ओमेगा जो दिया है कितना, 3π, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/3π, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया 10, तो ये 10 हो गया और ये ए सही है, 2/3, ये गलत, सॉरी, ये 10 2/3, ये डी सही है। ठीक है ना। ये सावधानी से मिला कर करना होगा, नहीं तो हमारी तरह तुम भी गलत करोगे। इस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और तो छोटे मोटे कुछ सवाल लगाए। ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें लिसाजो फिगर्स होंगे और साथ ही साथ इस पर थोड़े जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के वाइब्रेटिंग सिस्टम होंगे, उस सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10। ठीक, at t = 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5 और इनिशियल फेस वाज π/4। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये बता। देखो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, x जो होता है उसको आप क्या लिखते हो, a sin ωt + 5, ये बताते हो। यहाँ पर जो दिया है 5 दिया है इनिशियल फेस π/4, तो ये हो गया a sin ωt π/4। ठीक, अब देखो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम, अब यहाँ पर लिखो ए मैक्सिमम कितना होगा, ए बराबर होता है -ω²x, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए मैक्सिमम जब x मैक्स होगा, तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड केवल ले लेते हैं ω²a, और वेलोसिटी कितनी होगी, b मैक्सिमम कितना होता है, a ω। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये एम्पलीट्यूड है, तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो दिया है 10। अब इस फंक्शन से करो, 1 और 2 को डिवाइड करके देखो, दैट इज बिकम्स ओमेगा। ए ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा बच गया, ये तीसरा होगा। ठीक है, ओमेगा ये निकल गया। अब दूसरा शर्त जो दिया है कि t = 0 पर वो 5 था, t = 0 पर
x 5 था, है ना, तो t 0 कर दो, a sin π/4 हो गया, है ना, a/√2 हो गया। तो यहाँ से निकला a बराबर कितना, 5√2। ठीक, तो अब ओमेगा निकल गया आपका 10 और एम्पलीट्यूड हो गया 5√2। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो एम पूछ रहा है। एम क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड चाहिए इसको, ओमेगा 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ए का 5√2 हो गया, तो ये कितना हो गया 500√2, है ना। 500√2 कहीं है होगा, देखो ये भी सही है, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये दिया हुआ, ये सवाल में जो दे रहा है उसको लिखो, पहले दिया है, देखो कहाँ गया ये सवाल को देखिए। इस सवाल में देखो पहला डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, एक दिया, दूसरा दिया है x2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 2π/3, ये दिया है। अब इन दोनों को जोड़ो तो x1 प्लस x2 जो होगा, अरे कि एक ही पार्टिकल पर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट काम करेगा, बस आप इनको जोड़ दीजिए, तो ये बन गया a और साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, ये इसका आर्गुमेंट है, ये ऐसा है। तो अब इनको दोनों को जोड़ें, तो जोड़ें तो देखो 2a साइन a प्लस b/2 ओमेगा टी प्लस π/3 हो गया, ठीक, और कॉस a माइनस b/2, तो ये π/3 हो गया, ठीक है। कॉस π/3 का मान हाफ होता है, तो ये हो गया आधा से आधा कट गया, तो a साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ठीक है ना, ये आपका ये रिजल्टेंट हो गया। अब कह रहा है कि हम कितना और ऐड कर दें, थर्ड साइनोसाइडल डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, है ना, जो इतना है, तो ये 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए क्या होगा कि इसको 0 करने के लिए इसका माइनस, रिजल्टेंट का माइनस हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए x इक्वल टू -a साइन ओमेगा टी प्लस π/3 को जोड़ना होगा, और इस माइनस की वजह से हम ये पाई फेज डिफरेंस है, तो पाई और जोड़ दो, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस π/3, π/3 पहले से ही था, और इसको आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3, ठीक है ना। ये अब इसे कंपेयर करो, ये जो आपका ये दिया हुआ है इससे कंपेयर करो, तो a कितना हो गया, तो ये आया a एम्पलीट्यूड हुआ a, ठीक, और फाई कितना हो गया 4/3π, ठीक, तो ये इसमें आंसर हो गया b, ठीक है ना। इतना आप जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि ये जितने भी वाइब्रेशंस आते हैं एक ही पॉइंट पर, तो वो सभी वाइब्रेशन जुड़ जाते हैं, है ना, और उनका रिजल्टेंट तीनों का
सभी का योग के बराबर होता है। इस क्रिया को हम सुपरपोजिशन कहते हैं, है ना, वाइब्रेशंस का या ऑसिलेशंस का सुपरपोजिशन कहते हैं। तो ये सुपरपोजिशन में ये ऐसे होता है। अब ये कह रहे हैं सुपरपोज होकर जीरो हो रहे हैं, है ना, तो जीरो हो रहे हैं तो इनके जो दिए हुए हैं उनका रिजल्टेंट निकालो और उसका जो निगेटिव है उतना और जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखें। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, अब देखो, ये ग्राफ दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का और ये जानना चाहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में तुम बेसिक जानकारी जानते हो कि नहीं। ठीक है ना, ये पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा चरित्र जो है इस सवाल में पूछ लिया है। पहला देखो, ये क्या चीज़ है, ये ग्राफ है। ग्राफ जो है मैक्सिमम पोजीशन से चला है ना, तो ये एक्चुअली कोसाइन फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। इस ग्राफ में ये है, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी था उसको मैक्सिमम पोजीशन पर ले गया और वहाँ से छोड़ दिया। स्प्रिंग वाले मामले में भी करो तो बस यही होगा कि मैक्सिमम पोजीशन से ले करके और वो रेस्ट पर था मैक्सिमम पोजीशन पर और वहाँ से वो छोड़ दिया। तो इस तरह से ये मोशन का ये स्वरूप है। तो ये कोसाइन फंक्शन हो चाहे साइन फंक्शन हो, मोशन के स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है, सिर्फ फेस में फेस एंगल में अंतर होता है, टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंतर होगा, कब मैक्सिमम मिनिमा होगा, तो बाकी चीज़ें एक जैसे होती हैं। तो अब ये देखो पहला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, उसके रेस्ट पोजीशन पर होती है। मिनिमम वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है, ए पर होता है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी वी मिन यहाँ होती है, जीरो होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स होती है, वी मैक्स कितना होती है, ए ओमेगा होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा ये इंड पॉइंट पर होता है, मैंने जहाँ एक्स इक्वल टू ए पर होता है, यहाँ एक्सेलरेशन ए मैक्स होता है, वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर। और ये जो रेस्ट पोजीशन है उस पर एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में चाहे साइन फंक्शन से मूव करें चाहे कोसाइन फंक्शन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक्सेलरेशन मीन जो होता है वो जीरो पर होता है और ये जो है जीरो ही होता है। ठीक, अब इसी चीज़ को पूछ रहा है। अब बताओ, पहला फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू 3t/4। 3t/4 कहाँ है, ये देखो क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पर पहुंच गया कि नहीं, ये एक्स है और ये टाइम है ना, तो ये जो है रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जब रेस्ट पोजीशन पे है तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा कि नहीं, द फोर्स इज जीरो, नहीं सॉरी, फोर्स मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, वो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स जीरो हो गया। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। एक्सेलरेशन है मैक्सिमम ऑफ टी इक्वल टू टी, ये टी इक्वल टू टी पर देखो एक्सेलरेशन मैक्सिमम बोल रहा है, ये क्या है, मैक्सिमम पोजीशन पर आ गया है, ये ए पर तो वो मैक्सिमम होगा, ये भी सही बात है ना। द स्पीड इज मैक्सिमम है t/4, t/4 पर देखो, t/4 पर स्पीड मैक्सिमम कर रहा है, ये कहाँ पहुँच गया, रेस्ट पोजीशन पर। रेस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग स्पीड मैक्सिमम होती है कि मिनिमम, मैक्सिमम होती है, तो यहाँ भी मैक्सिमम हो गया, स्पीड इज मैक्सिमम t/4। अब ये पूछ रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है t इक्वल टू t/2। t/2 कहाँ है भाई, t/2 ये पोजीशन है, ये देखो कहाँ पहुँचा है, ये मैक्सिमम पोजीशन पे है। टोटल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, यहाँ स्पीड जीरो हो गई है, यहाँ पर आकर के मैक्सिमम पॉइंट पर स्पीड जीरो हो जाती है, इधर पीछे भी आ गया तो मैक्सिमम पॉइंट पर स्पीड जीरो हो जाती है, तो यहाँ जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है,
ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि ये इक्वल की बात कर रहा है, तो ये है सही बात नहीं है, गलत है ना। इक्वल कब होगा? इक्वल होने के लिए देखो अब निकालना पड़ेगा। इक्वल होने के लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। ए जो स्मॉल ए भी एम्पलीट्यूड है, हाँ ठीक है। अब ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे? देखो जब हो जाएगा, इनको बराबर करो, एम ओमेगा स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, बराबर होने पर। तो इसके लिए मैंने पी ई इक्वल टू के ई इम्प्लाइज इतना, ठीक है ना, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो x बराबर ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो x हो गया a बाई √2 पे, क्या x बराबर a बाई √2 पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर के a बाई √2, a/√2 कितना होता है जी? ये तो 0 पे है ना। a/√2 0 और a के बीच में कहीं होगा नहीं, यहाँ पे इस जगह पे होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखो किस जगह पर होगा, जब x जो है a/√2 होने के लिए क्या होगा, एक a/√2 इक्वल टू a, हमें चाहिए क्या, x इक्वल टू a/√2 पर होगा, ठीक है। बस ये पोजीशन आपको मिल गया इस पॉइंट पर, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा। वो a/√2 की बात नहीं कर रहा है अभी, ये जो पोजीशन है तीसरा वाला, वो x इक्वल टू माइनस ए पे है। कहाँ है ये? x इक्वल टू माइनस ए पे है, और माइनस ए पर ये रिजल्ट लागू नहीं होगा, है ना। a/√2 पर ये लागू होगा, वैसे एक्चुअली यहाँ पर होगा t/4 पर, t/8 पर होगा, ठीक है ना। ये जो है t/8, ये इस पर कई है, इसमें देखो ना a/√2 का ग्राफ करो तो यहाँ पर कितने जगह काट रहा है, a/√2 का लाइन खींचो ये, तो अब इस पॉइंट पर होगा, ये इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, कई जगह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी, है ना, लेकिन उस समय एम्पलीट्यूड होगा a/√2, ठीक। आगे बढ़े, ये अगला सवाल रहा। यहाँ पर क्या दे रहा है, देखो पूछ रहा है कि ये फंक्शन इस तरह दिया है, t इक्वल टू 210 सेकेंड पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। तो देखो पहले तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, है ना। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो हमें एक्स चाहिए, एक्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना होगा वो पता करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये दो हैं, तो हमें पहले दोनों का एक्स चाहिए पहले। तो अब देखो फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए साइन पाई t/90, तो t 210 ले लो, ए साइन, है ना, 210 पाई बटा 90, ये कटा दें 21/9, और इसको आप लिख सकते हो a साइन 2 पाई मैंने 18/9 चला गया। अब ये कितना बच गया, 3 प्लस 3 पाई/9, तो ये पाई/3 हो गया। इसको आप लिख सकते हो कितना, a साइन पाई/3 मैंने 60 डिग्री,
a√3/2 है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें फार्मूले में रख लो, हाफ m⍵², ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी ए ही है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, हमने ए बहुत कर दिया, ये स्मॉल ए यूज किया है ना पहले, वही ए कर लो, तो a² माइनस 3/4 a², ठीक, तो ये हो गया m⍵²/2 इंटू a² बाई 4 हो गया, ये इसको रख लो 2 नंबर। काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ m⍵² और x² जो है 3/4 हो गया, 3a²/4, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बटा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, डिवाइड करो 2 और 3 का, आपका 1/3 आया, ठीक है ना। अब ये रेशियो हो गया सही 1/3, ये आंसर हुआ। ठीक, आगे बढ़े, ये ग्राफ है, ग्राफ से कुछ पूछ रहा है, होता है ये पार्ट के लिए एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो भाई, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कन्फर्म है, विद अ टाइम t, पीरियड भी दे दिया, एट टाइम t = 0 इट इज एट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, t = 0 इक्विलिब्रियम पोजिशन पर था, तो ये फंक्शन क्या था, x = a sin ω t, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा था, ठीक है, ये है ना। और द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ पार्ट के लुक्स लाइक x इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m⍵² a² माइनस x², तो इसको आप लिखोगे हाफ m⍵² a² cos² ω t, क्यों, ये sin² ω t रख दो तो उसमें cos² ω t बन गया, तो बेसिकली ये पूरा दरमदार हो गया cos² ω t फंक्शन का, है ना। ये फंक्शन cos² ω t कैसा दिखेगा, है ना, वो क्या होगा, देखो cos का फंक्शन क्या होगा, कोसाइन ω t का ग्राफ क्या बनता है तुम्हारा, ये t/4 पर ये हो गया, ये इस तरह बनता है, तो इसके स्क्वायर का ग्राफ भी उलट जाएगा, ऐसे इस तरह बनेगा, इस तरह कोई ग्राफ है देख लो, है ना, देखो याद रखो इसमें उन्होंने गड़बड़ किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बदल जाएगी, t/2 पर ये जो फंक्शन है ना स्क्वायर वाला ग्राफ, इसकी जो टाइम पीरियड होगा t/2 हो जाएगा, है ना, तो t/2 के बाद एक चक्कर लगाएगा, t/2 ये देखो, इसमें एक चक्र पूरा हो रहा है, यानी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है रेस से चला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक, फिर अब बीच एक सिरे पर पहुंचा मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर ये इसी तरह से ये चक्र चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ इनका टाइम पीरियड जो है t दिया है ना, ये जो फंक्शन है m⍵² a² cos² ω t, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई है ना, मूल फंक्शन से, तो इसलिए ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। ये कोसाइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन, sin² का ग्राफ है ना, ये ग्राफ भी sin² का पूरा ठीक से नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, हाँ, तो ये तो फिलिंग के लिए दे दिया है, असली सही उत्तर ये भी,
ठीक है ना। या ये देखो, ऐसे भी कह सकते हो cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इस तरह का है इसका जो ग्राफ है। वैसे इन फंक्शनों के ग्राफ को हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। ये कोसाइन फंक्शन देख रहे हो, नहीं है ये t/4, ये t/2, इससे मिला लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है। अब ये हो गया 3t/4, तो ये t, ठीक है ना। ये cos स्क्वायर का ग्राफ अब कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ ट्रेसिंग कम से कम साइन और कोसाइन का तो आना, अच्छी तरह आना चाहिए। ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगला, ये भी ग्राफ से ही संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। फॉर ए सिंपल पेंडुलम द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी को एक्स के साथ है, डी क्या है, एक्स है। चलो, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। देखो ये बनाते हैं ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर दिखाएंगे और इधर दिखाएंगे एक्स। तो देखो ए पर ये मैक्सिमम ए है और ये ए पे। अब ए पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, इधर भी मैक्सिमम होती है और यहाँ आकर के जीरो हो जाती है। रेस्ट इस पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। ऐसा बन गया ये, इस फंक्शन को ऐसे देखो, ये पैराबोला है और पैराबोला ट्रंकेटेड है, बीच में ये बीच में टूट गया है, इतने ही रहेगा, इतने के बीच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये पी का ग्राफ हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी का देखो, टोटल बराबर ही होना है, टोटल जो है एक ही रहना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। देखो ये ए है, ये माइनस ए है, ठीक है ना, और ये के ई यहाँ दिखा रहे हैं। तो जब रेस्ट पर रहता है तो मैक्सिमम रहता है और यहाँ पर जाता है तो मिनिमम हो जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये और ये, इन दोनों का कंबाइंड कौन सा, दोनों का कंबाइंड कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ये ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये सही है। देखो ये ग्राफ डी सही है। अच्छा ये क्यों गलत है, ये ए नंबर क्यों गलत है। ये काइनेटिक एनर्जी जो दिया है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ही गलत है, पोटेंशियल एनर्जी को भी निगेटिव कर दिया है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का भी निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही गलत है। यहाँ पर ये नॉन पैराबोलिक बना दिया है, पैराबोला तो है नहीं, ये एक्स स्क्वायर के रूप में जा रहा है। तो ये जो है ये भी गलत है। यहाँ पर पी में क्या गड़बड़ है, सी में देखो इसमें क्या गड़बड़ है, पी ई पोटेंशियल, काइनेटिक को पोटेंशियल, पोटेंशियल को काइनेटिक कर दिया है, इसलिए ये गलत है ना। तो अब सही स्थिति डी है। अगला सवाल देखें, ये क्या पूछ रहा है, ए पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k1, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल is performing simple harmonic motion with the same amplitude at the first case, the maximum kinetic energy is,
ये सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सिंपल, ये जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम है, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो ये सवाल को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अगले वीडियो में चलेंगे। और ये जो है अगला सवाल ले, तो ये क्या बोलता है इसमें, ए पार्टिकल executes simple harmonic motion, ठीक, विथ फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। ये शायद हम लोग पहले इसको कर चुके हैं, लेकिन अब देखो फिर से कर लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी जो रहती है ना, यदि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और इसका डिफरेंशियल वेलोसिटी है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और उस फार्मूले से भी लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो अभी फार्मूला यूज कर रहे थे, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे भी लगाओगे तो यही आएगा। तो अब ये कास स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ को 1/4 कर देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया, इसको 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो डबल होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। तो इसको आप कर सकते हो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 पाई है ना एफ टी, यानी 4 पाई हो गई, 2 पाई एफ टी। इसकी फ्रीक्वेंसी पहले क्या था, एफ थी, तो अब ये 2f हो गई है ना। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो इसको ये फ्रीक्वेंसी अब 2 पाई हो जाएगी ना। ये ओमेगा से भी आप बता सकता हूँ, ओमेगा जो है पहले ओमेगा था, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा हो गया 2 ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन जो होगा वो 2f से होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम लोगों ने इस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन से संबंधित डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझा, और साथ ही साथ इसके एलिमेंट्री चीज़ें, बेसिक जानकारी जो भी हो सकती थी उसको हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित अभी बहुत से टॉपिक पढ़े हुए हैं कि किसी सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, लिसाजू फिगर क्या है, दो वाइब्रेशंस के आपस में सुपर इम्पोजिशन से क्या फर्क पड़ेगा, ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।